फाइनली कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान आपकी त्रैमासिक परीक्षा को 20 सितंबर को भाई आपका पेपर है और कुछ ज़्यादा समय आपके पास नहीं है भाई। तो यहाँ पे देखिए ये वन शॉट वीडियो आपका रहेगा, इसमें सभी क्वेश्चन जो बता दूंगा। देखिए मैंने इंग्लिश की तैयारी आपकी करवाई थी, जो क्वेश्चन बताए भाई बिल्कुल पूछे गए हैं ना, तो बिल्कुल पूछे गए हैं जो क्वेश्चन मैंने बताए थे। और आप इसी प्रकार से विज्ञान में विश्वास रखिए, जो क्वेश्चन बता दूंगा बिल्कुल पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे, है ना। क्योंकि जो क्वेश्चन लाता हूँ मोस्ट सिलेक्टेबल क्वेश्चन होते हैं, आपके सिलेबस पर आधारित होते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं कि आडंबर कोई भी दे दिया, है ना। तो बिल्कुल क्वेश्चन के लिए निश्चिंत रहिए कि जो क्वेश्चन सारे बताऊंगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सभी के आंसर के साथ बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट होंगे ही, साथ ही 2 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, 3 नंबर के उसी में कवर, 4 नंबर के, सारा कुछ कवर हो जाएगा भाई। तो बिल्कुल बाहर से आएगा ही नहीं, है ना। और हर रूप में क्वेश्चन को तैयार करवा दूंगा। मैंने भले ही यहाँ पे एक शब्द या वाक्य के उत्तर में यहाँ पे लिखा है इसको, है ना, इसके रूप में, लेकिन मैं हर तरीके से बता दूंगा, है ना। तो जैसे इंग्लिश की अपन ने तैयारी करी थी भाई और पेपर बहुत अच्छा करके स्टूडेंट आए हैं, है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से अपन को क्या करनी है, साइंस की तैयारी करनी है। और आप पेपर के चक्कर में तो मत रहो ही, है ना, पेपर के चक्कर में तो रहना ही मत भाई। जो पेपर जो डाले जा रहे हैं ना यूट्यूब पे, बिल्कुल फेक हैं और ना उनका सिलेबस का कोई अता पता है ना कुछ है, कहीं से भी रख दे रहे हैं। कोई दिक्कत आ जाएगी, मतलब ये दिक्कत पड़ेगी कि आप पे कुछ नहीं बनेगा, आप उसी के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद कीजिए और आपकी बोर्ड परीक्षा तक की तैयारी इसके हिसाब से हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल जुड़ जाना हमसे बोर्ड परीक्षा तक के लिए, और इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए वहाँ पे। देखिए सबसे पहले ये टॉपिक जो है किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। देखिए लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये क्रिया होती है संक्षारण, इसका उदाहरण है भाई, है ना। मतलब संक्षारण किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा संक्षारण किसे कहते हैं, यानी कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। आंसर याद रखेंगे, है ना। तो बिल्कुल आपका आंसर कवर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं भाई, तो 3 कक्ष होते हैं। केवल केवल मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, एक अपवाद है ना। देखिए सरीसृप जो जंतु होते हैं उनके हृदय में केवल 3 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा सरीसृप के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। आंसर कंप्लीट है। इसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते हैं, देखिए इसका बड़ा क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर में आता है या 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में आएगा ना। तो उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन एक वीडियो डाला है, उसमें बताया है, लेकिन उसका छोटा आंसर आपको लिख देना है अपवर्तन के कारण, है ना। एक शब्द में आ गया तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण, है ना। ये आंसर रहेगा आपका अपवर्तन के कारण, यही आपको याद रख लेना भाई लोग। इसके बाद आपका देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे एटीपी का पूरा नाम लिखिए, एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आंसर याद रखिएगा, एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद एटीपी का कार्य क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, बिल्कुल इसको 3 स्टार लगा देता हूँ, बिल्कुल याद करो। सेल के अंदर ऊर्जा का संवहन एवं संचयन करना, ये एटीपी का कार्य है। विभिन्न रसायनों का संश्लेषण इसी विधि से होता है, मतलब एटीपी की इन्हीं से होता है, एटीपी से होता है ना, एटीपी से होता है। तो बिल्कुल से याद रखो दोनों का, ये 2 इसके कार्य लिखे हुए। इसके बाद ब्रंजक चूर्ण का सूत्र लिखे भाई, तो ब्रंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, है ना। इस सही जोड़ी में भी आ सकता है, खाली स्थान में भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है ना। तो CaOCl2, है ना, ये है आपका ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोह का पीएच मान कितना होता है, तो मोह का पीएच मान जो है यहाँ पे 6.2 से 7.6 तक होता है ना, मतलब 6.2 से 7.2 तक होता है। ये मोह का पीएच मान है सही। और जब इससे 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत जो है झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, दंत क्षय हो जाता है ना। दांतों पे कौन सी परत पाई जाती है, कमेंट में बताएंगे, है ना। इसके बाद है आपका अम्लीय वर्षा का पीएच मान लिखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 4 होता है ना, 4.0। इस तरीके से आप लिख देंगे, आंसर आपका सही रहेगा। इसके बाद दर्पण सूत्र आपको लिखने को पूछा गया भाई, दर्पण सूत्र लिखिए। तो ये आपका दर्पण सूत्र दिया गया है, इससे आपको 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है लेंस सूत्र लिखिए। लेंस सूत्र आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f, तो यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। इससे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ये लेंस सूत्र है, ये दर्पण सूत्र है, दोनों को याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन, मनुष्य में खालिस्तान परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो मनुष्य में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन सा, खुला परिसंचरण तंत्र। यदि आता है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो वो गलत बात है, वो नहीं है, क्योंकि मनुष्य में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यही आपका आंसर है ना। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और बता दूँ, अगले पेज में तो इसमें क्वेश्चन है ही और अभी क्वेश्चन इसमें है। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहूँगा, और जो क्वेश्चन इसमें बताऊँगा, है ना, ये देखिए, ये इसको बिल्कुल से यहाँ पे टॉप पे लगा लूँ,
ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी, देखिए मैंने जो PDF वाला एक वीडियो डाला था उसमें भी ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाया है ना। ये आपको लिखना है इसमें, ये इसका समीकरण दिया गया है। ऑक्सीश्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन टूटता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब श्वसन के द्वारा भोजन टूटना और फिर उससे ऊर्जा निकल रही है। ऊर्जा निकलना यानी कि ऊष्माक्षेपी, तो वहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है, यही श्वसन, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी दोनों दी गई हैं, अंतर भी में आ सकता है। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए वियोजन क्रिया को संयोजन क्रिया के विपरीत है ना, लेकिन वियोजन क्रिया संयोजन अलग अलग से याद कर लेना, इसके ये क्वेश्चन नहीं करना है। वियोजन संयोजन ये आपको पता होना चाहिए बस, है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बताता हूँ मैं, इसी में मैंने लगाए है ना भाई, ये देखिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है ना, क्यों किया जाता है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर इसका दिया गया, बिल्कुल से इसे याद कर लेना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसे, है ना। क्योंकि उसके ऊपर की परत जो है अच्छी तरीके से साफ हो जाए, धूल कण आदि है ना, उसकी आर्द्रता जो है उसको अच्छी तरीके से साफ हो जाए और मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके, इसलिए उसे साफ किया जाता है। इतना अपन को लिखना है और ये ज़्यादा आडम्बर में नहीं पढ़ना है, ये कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये कर लेना है भाई, है ना। विकृत गंधिता खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल से कर लेना, मोस्ट सेलेक्टेबल है, जरूर से इसे कंप्लीट कर लेना, पूरा आंसर आपका ये दिया गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन यहाँ पे इसमें देख लेते हैं। देखिए आगे के क्वेश्चन इसमें क्या रहेंगे भाई लोग, देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 12वें नंबर का क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ऑक्सीकरण को समीकरण से समझाइए ना। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती थी, देखिए किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का संयोग या है यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का त्याग करके नए पदार्थ बनने की क्रिया ही ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी कि ऑक्सीकरण का संयोज मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए और उससे नया पदार्थ बन जाए, तो वो क्या है, ऑक्सीकरण है। मतलब यहाँ पे देखिए ये SO2, तो ये SO2 बन गया, इनमें ऑक्सीजन जुड़ गया ना इस पदार्थ में, तो ये क्या हो गया आपका SO2, तो यही है आपका, है ना। इसके बाद है उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। तो वाहनों में पीछे का दृश्य, यानी कि पीछे का जो दृश्य है, पीछे कौन आ रहा है भाई, क्या ट्रैफिक लगाया, कितना क्या कुछ, है ना। तो ये कुछ देखने के लिए पीछे के लिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो ना वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण याद रखेंगे भाई, उत्तल दर्पण, है ना। इसके बाद आपका सिरके का सूत्र लिखिए। सिरका जो है खट्टे फलों में पाया जाता है ना, ये खट्टे फल हो गए, उनमें सिरका पाया जाता है। तो ये CH3COOH बिल्कुल से याद रखना, ये यहाँ पे सही जोड़ी में भी बन सकता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। और CH3COOH ये इसका सूत्र रहेगा। इसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल किस फल में पाया जाता है भाई, तो इमली में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना, इमली में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और इसका सूत्र क्या है, C2H2O4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे इसे, है ना, बिल्कुल से याद रखिएगा, इसे छोड़ना नहीं है। इसका सूत्र दिया है साथ में, ये इमली में पाया जाता है, ये तो बता ही दिया है। इसके बाद रक्त दाब क्या है भाई, तो रक्त के द्वारा रक्त वाहिकाओं की भित्ति पर जो दाब डाला जाता है उसे रक्त दाब कहते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो है रक्त दाब, ये आपका आंसर रहेगा, है ना। रक्त के द्वारा रक्त वाहिकाओं की भित्ति पर जो दाब डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है ना, ब्लड प्रेशर, यही। इसके बाद है वृक्क की, है ना, वृक्क की जो है इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन, वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है। तंत्रिका ऊतक की इकाई यदि पूछी जाती है, तंत्रिका ऊतक की, तो आपको क्या लिखना है, न्यूरॉन, उसमें अंतर देखिएगा, न्यूरॉन, तो ये न्यूरॉन है, ये नेफ्रॉन है, ये वृक्क की है, ये तंत्रिका ऊतक की है, याद रखेंगे बस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में जल संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम ऊतक द्वारा होता है। जल, इससे जा से याद रखिए, जा से जाइलम। भोजन माने क्या होता है भाई, फूड, है ना, भोजन मीन्स फूड, तो फूड किससे हो रहा है बहन भाई, फ्लोएम से। इसके बाद आता है आपका जिप्सम का सूत्र, ये तो मैंने बता ही दिया, ये रहेगा आपका जिप्सम का सूत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भाई नींबू में जो है सिट्रिक एसिड यानी कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे, आंसर दिया गया आपके सामने, है ना। नींबू और संतरे दोनों में पाया जाता है, ये संतरा में भी यही पाया जाता है, संतरा साइट्रिक, सिट्रिक, नींबू में साइट्रिक, ओके। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो डायोप्टर, जैसे हम D से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल D से, इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद है एंजाइम के उदाहरण लिखिए, तो भाई एंजाइम के नाम लिखने हैं आपको, और एंजाइम क्या होते हैं ये भी चेक लीजिएगा। एमिलेज एंजाइम होता है, टाइलिन होता है, पेप्सिन, लैक्टोज, कई सारे एंजाइम होते हैं, जिनमें से 2, 3, 4 के नाम मैंने बता दिए हैं आपको, है ना। तो ये नाम रहेंगे एंजाइम के। इसके बाद है एक वस्तु, देखिए एक वस्तु उत्तल लेंस के 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, D का मतलब डायोप्टर है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है आपको, तो क्या U आपको दिया गया है ना, तो ये आपको 10 सेंटीमीटर दूरी दी गई है आपको, है ना। और ये आपको लेंस की क्षमता दी गई है ना, डायोप्टर में लेंस की क्षमता, तो ये डायोप्टर में दी गई है, तो +5 दी गई है ना। और ये आपका सूत्र होता है, तो यहाँ पे
निकाल लेंगे आप यहाँ पे एफ। इसके बाद आपको ये सूत्र मान रखना है, इसका यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो प्लस आ जाएगा इस तरफ, और फिर ये मान रखते हो पूरा आपको -20 सेंटीमीटर आपका पूरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगले पेज में आपको कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। देखिए भाई, ये रहेंगे आपके क्वेश्चन। आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा कंप्लीट कर लेना। 3 नंबर में कह लो, है ना, 3 नंबर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना पूरा। इस तरीके से आपको बना देना है, आपके 3 नंबर इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, है ना। ये रहेगा आपका कंप्लीटली आंसर। ये देखिए, इसको समझ लेते हैं एक बार, आपको किस तरीके से बनाना है। आपको एक ऐसा आयताकार कांच का एक टुकड़ा बनाना है, उसमें बताया है गया है आयताकार कांच का गुटका, है ना, टुकड़ा एक तरीके से कहें तो, है ना। ये देखिए, एक कांच का टुकड़ा हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश का, अब हम प्रकाश भी तो चाहिए इसमें, फिर अपवर्तन तो बाद में होगा, तो पहले प्रकाश लाएंगे, आ गया प्रकाश, है ना। ये प्रकाश की जैसे ही किरण इस पर पड़ती है तो अभिलंब से उसकी क्या है दूरी, अभिलंब से उसकी जो है किरण की रेखा जो है दूर की ओर चली जाती है, मतलब वहाँ से हट जाती है दूर की ओर, और ये जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वो उसकी भी यहाँ पे मतलब वो दिशा बदल लेती है, किरण अपवर्तित हो जाती है ना। ये अभिलंब है आपका, देख सकते हैं, ये अपवर्तित हो गई किरण, और ये आपतित किरण की दिशा है, और ये निर्गत किरण होगी क्योंकि वो सघन से विरल माध्यम में आई है। अगर कोई किरण सघन से विरल माध्यम में आती है तो वो निर्गत किरण कहलाती है। ये आपका आंसर है, ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन क्या करना है भाई, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो CO2, जल, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश, ये सारा कुछ स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ना। ऑप्शन में आ जाए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ना, तो क्या क्या है भाई, CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सारा कुछ है ना। इसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया तब होती है जब अणु में एक परमाणुओं का समूह किसी अन्य परमाणु द्वारा विस्थापित होता है। देखिए, ये आपका आंसर दिया गया है, ये आपको सूत्र याद रखना है इसका, है ना, समीकरण है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसका उदाहरण है, बिल्कुल समीकरण है, इसे याद रखिएगा। इसका एक इसका है उदाहरण भाई, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, आंसर याद रखेंगे विस्थापन का, है ना। FeS + USO4, है ना, कॉपर सल्फेट, है ना, फेरस सल्फेट, ये रहेगा। तो फेरस सल्फेट का सूत्र क्या है भाई, ये रहेगा, यहाँ पे आपको आंसर में दिया गया है फेरस सल्फेट का सूत्र। इसके बाद मैं अन्य क्वेश्चन कुछ आपको बताना चाहूँगा जो कि आपके यहाँ पे देखिए मैंने इसमें लगाए रखे हैं, तो मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन कर लेना भाई, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जब हरे पौधे, है ना, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके, है ना, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन निर्माण करते हैं, तो उस क्रिया को जो है प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसका समीकरण क्या किस तरीके से रहेगा, ये आपको समीकरण इसमें लिखना है ना, किस तरीके से ग्लूकोज का निर्माण यहाँ पे हो रहा है ना, ऊर्जा बन रही है, तो यही आपको लिखना है। समीकरण जरूर से याद रखेंगे, समीकरण इसका, है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, मनुष्य के पाचन में, यानी मनुष्य का पाचन नहीं हो रहा भाई, भोजन के पाचन में, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है ना, भोजन के पाचन में, मनुष्य के भोजन के पाचन में, यहाँ पे देखिए लार जो होती है चिकनी होती है, कोमल होती है, बहुत ही मतलब उसे मतलब जो अपने भोजन को लसदार बनाती है एक तरीके से कहें तो, है ना, और उसे गीला कर देती है, क्योंकि हमारी जो आहार नाल होती है उसका स्तर बहुत कोमल होता है भाई, बहुत बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिससे जो हमारा भोजन आसानी से सरक सके उसमें से, है ना, तो उसके लिए लार जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिख देना है ना, उसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपको कर लेना है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है ना, तो ये बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये बनेगा क्वेश्चन, इसे कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको करना है, वायवीय तथा अवायवीय, यानी कि ऑक्सी, देखिए ऑक्सी एवं अनऑक्सी, ये एक ही चीज़ है भाई, वायवीय एवं अवायवी एवं ऑक्सी अनऑक्सी, यही एक ही चीज़ है ना। वायवीय अवायवी श्वसन में अंतर, यानी कि ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर कर लेना है। ये 2 अंतर 3 4 दिए गए हैं आपको, 5 दिए गए हैं, 3 आपको कर लेने हैं याद, बिल्कुल सही, ये कंप्लीट रहेगा आंसर आपका 3 नंबर के रूप में या 2 नंबर में पूछा जाएगा ना। इसके बाद आपको रक्त एवं लसिका में अंतर याद कर लेना भाई, रक्त एवं लसिका में अंतर याद कर लेंगे, इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे, आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा या 3 नंबर में आएगा ना। रक्त एवं लसिका में, रक्त जो है लाल रंग का होता है, लसिका का रंग श्वेत होता है। रक्त क्या है, रक्त एक तरल ऊतक है ना, ये याद कर लीजिए पूरा आंसर। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन करना है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। मैंने बता दिया कि जाइलम क्या करता है, फ्लोएम का क्या करता है, दोनों का काम। इसके बाद आपको करना है धमनी एवं शिरा में अंतर भाई, ये आपका क्वेश्चन दिया गया, धमनी और शिरा में अंतर याद करो, ये 3 या 2 नंबर में बनेगा, है ना, तो ये बिल्कुल से धमनी शिरा में अंतर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका है, स्नेल का नियम क्या है भाई। अगर इतना छोटा क्वेश्चन आता है कि स्नेल का नियम क्या है तो 2 नंबर में आएगा। चित्त शायद व्याख्या के लिए तो 4 नंबर में आएगा। चित्त देखिए ये दिया गया है, स्नेल का नियम आपको इतना याद कर लेना है जरूर से। चित्त तो अगर नहीं पूछा जाएगा
इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया गया है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, क्वेश्चन शायद कंप्लीट करवा चुका हूँ, मैंने लिखा था किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तल दर्पण है ना, 4 का यहाँ पे क्या है, बा है ना, उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। और देखिए पीछे का दृश्य देखने के लिए यहाँ पे किसका, उत्तल दर्पण का। तो बिल्कुल से याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। बाकी सारा कुछ जो जो मैंने बता दिया सब कुछ कर लेना है। बाकी 2 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर नहीं बता पाया, लेकिन हाँ हम लोग क्षार में अंतर कर लेना है, 2 अंतर कर लेंगे, 3 अंतर कर लेंगे, है ना। और परावर्तन के नियम कर लेना है, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। परावर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा तक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल से हम लोग क्षार में अंतर और परावर्तन के नियम कर लेंगे। और जो जो कुछ बता दिया है इस वीडियो में सारा कुछ पढ़ लेना है, कुछ भी इसमें से नहीं छोड़ना है भाई, सब कुछ पढ़ लेना है, पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सिलेक्टिव है। जो जो बता दिया है पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा आपको जो जो था मेरे लिए कि ये हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, सब कुछ बता दिया है ना। इंग्लिश के पेपर की तरह ही आप साइंस का भी पेपर करके आएंगे, ये मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मैंने सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन बता दिए है ना। साइंस का भी आपको अच्छी तरीके से करने के आना है। और इंस्टा पे ज़रूर से वहाँ पे आप हमसे जुड़ जाइए, फॉलो कीजिए, है ना। और आप हमसे कोई भी हेल्प चाहे दें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगले पेपर्स के लिए जो भी सॉल्यूशन रहेंगे जल्दी ही चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।